दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आज मैं आपको वास्तु में ईशान कोण कटे होने पे क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बताने जा रहा हूं। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति शॉर्टकट का रास्ता ढूंढता है कि कम से कम समय में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें वास्तु का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तु से बने मकान में रहता है उसे समस्याएं भी कम आती हैं और वो जीवन सुखी ढंग से बिताता है। तो जो ईशान कोण है, इसका जो संबंध होता है वो बृहस्पति से होता है। बृहस्पति और केतु यहाँ पे इसके मालिक होते हैं और ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है। दिशाएं 10 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, फिर आकाश और पाताल। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण दिशा जो है वो ईशान कोण को बताया गया है। ये एक आध्यात्मिक अक्ष भी है। यहीं से सारी पॉजिटिव एनर्जी चलती है। आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण होते हुए, वायव्य कोण होते हुए ये पूरे घर पे पहुंचती है। तो जब ईशान कोण हमारा कटा हुआ होगा तो पॉजिटिव एनर्जी वहां से कैसे आएगी? ईशान कोण जो है वास्तु पुरुष का सिर माना गया है। जब किसी व्यक्ति का सिर ही नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास तो ईशान कोण जो सिर है, तो जो वहां पे अगर ईशान कोण आपका कटा हुआ है तो उस घर में जो रहने वाला मुखिया है वो घर में ज्यादातर अनुपस्थित रहेगा। उस घर में रहने वाले लोगों के सिर में दर्द से संबंधित समस्याएं होगी, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम रहेंगी और ऐसे लोग आर्थिक रूप से काफी परेशान रहेंगे। उनके कोई भी काम जल्दी बनेंगे नहीं और वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं और बीमारियां भी बहुत उस घर में आती हैं। तो जब किसी का ईशान कोण कटा हो तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब आजकल ऐसे हालात हैं कि घर खरीदना भी बड़ा मुश्किल होता है, बदलना भी मुश्किल होता है। अगर सीमित साधन है और आपका अगर ईशान कोण कटा हुआ है तो आप क्या करें? तो इसका सिंपल सा उपाय है। अगर आपका ईशान कोण कटा है तो ईशान कोण जो है जल की दिशा है, ठीक है। आकाश बृहस्पति जो है वहां का मतलब स्वामी है, तो हमें वहां आकाश तत्व को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण का संबंध बृहस्पति से हो गया, उसके इधर उत्तर से भी जुड़ा हुआ है जिसका स्वामी बुध है और बुध उत्तर से हम कुबेर का भी विचार करते हैं। इधर सूर्य से भी जुड़ा हुआ है, सूर्य और बुध और बृहस्पति, यहाँ पे इनका संयोग बनता है। तो सूर्य चूंकि हमें ख्याति दिलाता है, हमें ख्याति दिलाता है, गवर्नमेंट से लाभ दिलाता है, और उत्तर जो है कुबेर का है, हमें धन दिलाता है, और बृहस्पति जो है हमें आध्यात्मिक विकास हमारा कराता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि सूर्य है तो हमें कोई शासन से भी, जो वहां रहते हैं उनको शासन से समस्या आ सकती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए वहां पे हमें नीले रंग को वहां पे हमें बढ़ाना है। यहाँ पे आप या तो हम उस दिशा में या नीले रंग का कोई पेंट कर दें वहां पे उसकी छत में, या तो वहां पे हम नीले रंग का कोई बल्ब लगा दें, और यहाँ पे हम या तो एक शीशा लगा सकते हैं। ऐसे हिसाब से लगाएं कि जितना हिस्सा हमारा कटा हुआ है उतना हिस्सा ही हमें मतलब अंदर से दिखाई दे। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो हमारा ईशान कोण कटा हुआ है उसका वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। और जो वहां पे उस घर में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं उनको काफी रिलीफ मिल जाएगा और पहले से उनकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रहा ईशान कोण में अगर कटा हुआ है ईशान कोण तो उससे हमें क्या समस्या आ सकती हैं और उसका हमें क्या निवारण करना चाहिए। और आगे जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आज मैं आपको वास्तु टिप्स में गोमुख और शेरमुख प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें गोमुख प्रॉपर्टी का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और शेरमुख प्रॉपर्टी का
कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गोमुख प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि गोमुख प्रॉपर्टी का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। दरअसल जो गोमुख प्रॉपर्टी होती है वो फ्रंट में कम चौड़ी होती है, यानी स्टार्टिंग में कम चौड़ी होती है, जो उसका बैक का हिस्सा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। इसे हम गोमुख प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो गोमुख प्रॉपर्टी होती है ये आवास के लिए यानी रहने के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। जो भी व्यक्ति गोमुख प्रॉपर्टी में रहते हैं वो काफ़ी सुखी रहते हैं और उनका जो है खर्च भी कम होता है और उनकी आमदनी ज़्यादा होती है। और होना भी यही चाहिए कि आमदनी ज़्यादा हो और खर्च कम होना चाहिए। वहाँ पे रह के लोग तरक्की करते हैं और उनके घर में सब कुछ सही होता है और वो लोग काफ़ी खुशहाल रहते हैं। तो ये रही गोमुख प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। गोमुख प्रॉपर्टी में कभी व्यापार का स्थान नहीं बनाना चाहिए। अगर व्यापार के लिए आप गोमुख प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, आपको अड़चनें आ सकती हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान दें कि कभी गोमुख प्रॉपर्टी में आप व्यापार का स्थान न बनाएं। कई बार ऐसा होता है गोमुख में भी कुछ लोग व्यापार करते हैं, उनका लगभग ठीक ठाक चल रहा होता है, तो पर उतना अच्छा नहीं चलता जितना मतलब चलना चाहिए। तो हमेशा गोमुख प्रॉपर्टी को आप हमेशा आवास के लिए इस्तेमाल करें और उसको आप कभी व्यवसाय के लिए कभी इस्तेमाल न करें। अब बात करते हैं शेयरमुख प्रॉपर्टी की। जो शेयरमुख प्रॉपर्टी होती है वो फ्रंट में यानी स्टार्टिंग में वो चौड़ी होती है और धीरे धीरे करके अंदर जाके वो सक्रिय हो जाती है, मतलब बैक में वो पीछे साइड वो कम होती है। तो जो शेयरमुख प्रॉपर्टी होती है वो फ्रंट में चौड़ी होती है और वो बैक में छोटी होती है। जो शेयरमुख प्रॉपर्टी होती है इसका इस्तेमाल हमें व्यापार के लिए करना चाहिए। अगर हम कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं तो हमें शेयरमुख प्रॉपर्टी लेना चाहिए। शेयरमुख प्रॉपर्टी में जो भी हम व्यवसाय करते हैं उसमें हमें तरक्की मिलती है। अगर हम शेयरमुख प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आवास के लिए करते हैं तो ये कतई अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर शेयरमुख प्रॉपर्टी में अगर आप आवास बनाते हैं तो आपकी आमदनी कम होगी और आपका खर्चा ज़्यादा होगा, जिसको कहते हैं आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया वाली बात। तो शेयरमुख प्रॉपर्टी में आपकी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी, खर्च आपके इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उसके लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आपको आवास यानी रहने का स्थान शेयरमुख प्रॉपर्टी पे नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही जानकारी गोमुख प्रॉपर्टी और शेयरमुख प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह की होती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको कुछ फिर नया कुछ बताएंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो मेरा अगला प्रोग्राम है वो आप जरूर देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आइए जानते हैं कि जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें किस तरह के प्लॉट शुभ होते हैं, किस तरह के प्लॉट अशुभ होते हैं। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए कोई प्लॉट लेते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं कि जो प्लॉट है ये पूरब मुखी है या उत्तर मुखी है, सिर्फ इतनी ही बातों को वो लोग देखते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते। दरअसल जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के जो बाहर का हिस्सा होता है, जो रोड का हिस्सा होता है, वो हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल जो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, तो जो दक्षिण का जो रोड होता है उसको सबसे खराब मानते हैं और जो पूरब होता है उसको हम सबसे अच्छा मानते हैं। पूरब और उत्तर अच्छी दिशाएं होती हैं और दक्षिण और पश्चिम जो है खराब दिशाएं होती हैं। तो इसमें 2 पॉजिटिव हो गई, पूरब और उत्तर, और 2 निगेटिव हो गई, दक्षिण और पश्चिम। तो जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो अगर उस प्लॉट का पूर्वी जो भाग है वहां पे रोड है और दक्षिण भाग में भी रोड है और पश्चिम और उत्तर की दिशा बंद है, तो हम ये मानेंगे कि एक हमारी पॉजिटिव दिशा खुली हुई है और निगेटिव दिशा खुली हुई है। तो इसे हम मध्यम प्लॉट मानते हैं। इस प्लॉट को हमें ले लेना चाहिए।
दूसरा ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर हम कोई प्लॉट ले रहे हैं और उसका उत्तर खुला है और पश्चिम खुला है और दक्षिण पूरब बंद है, तब भी हमें ये प्लॉट ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पश्चिम एक निगेटिव खुला है और उत्तर एक पॉजिटिव खुला हुआ है, और एक दक्षिण निगेटिव बंद है और एक पूरब पॉजिटिव बंद है, तो ये मध्यम होगा, हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्लॉट को हम लेने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका पूरब खुला हुआ है या उत्तर खुला हुआ है, पॉजिटिव में सिर्फ अगर एक डायरेक्शन में अगर रोड है पूरब में और या उत्तर में है, और दक्षिण और पश्चिम की दोनों रोडें खुली हुई हैं, तो इस प्लॉट को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। इसको मीडियम के रेंज में लेते हैं, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा हम कम लेते हैं। तो इसको बहुत जरूरत हो तो आदमी ले सकता है, लेकिन अगर हो सके तो नहीं लेना चाहिए। अगर यहीं पे हम बात करें कि अगर हम जो प्लॉट देख रहे हैं उसमें अगर पूरब और उत्तर दोनों जो पॉजिटिव दिशाएं हैं वो दोनों बंद हैं और दक्षिण और पश्चिम दोनों निगेटिव दिशाएं खुली हुई हैं, तो ये प्लॉट किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। ये प्लॉट अशुभ होता है। यहाँ पे अगर जो भी व्यक्ति रहता है या कोई काम करता है तो उसकी तरक्की संभव नहीं है। वो ले दे के लास्ट में उलझा ही रहेगा और परेशान ही रहेगा। जितना उसे तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं शुभ प्लॉट की। तो जैसे किसी भी प्लॉट का पूरब और उत्तर का भाग खुला हुआ है, पूरब और उत्तर के हिस्से में रोड जा रही है और दक्षिण और पश्चिम की जो तरफ है वो रोड बंद है, तो ये प्लॉट बहुत शुभ प्लॉट माना गया है। अगर इस जगह पे कोई व्यक्ति मकान बनाता है रहने के लिए, या कोई व्यक्ति अपने लिए कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस बनाना चाहता है, तो अगर इस तरह के प्लॉट पे आदमी काम करेगा या रहेगा तो वो तरक्की जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों शुभ पूरब और उत्तर की दिशाएं खुली हुई हैं और दक्षिण और पश्चिम की दिशाएं बंद हैं। तो हमें जब भी कोई प्लॉट लेना है तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे प्लॉट का जो बाहर की रोड है वो किस तरफ ज्यादा, मतलब किस तरफ है ज्यादा। अगर दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ है तो निगेटिव हो गई, और उत्तर की तरफ है और पूरब की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो गई। तो जब भी कोई प्लॉट लें तो आप कृपया इस बात का जरूर ध्यान दें कि किस डायरेक्शन में हमारी रोड ज्यादा खुली हुई है और किस डायरेक्शन में ज्यादा रोड बंद है। तो दोस्तों, ये रही प्लॉट चयन की विधि। हमें प्लॉट चयन करने से पहले रोड किस तरह देखना चाहिए। अब अगले भाग में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और हमारे अगले भी प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के वास्तु टिप्स में भूमि परीक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। लोग ज्यादातर क्या होता है कि वो जो प्लॉट का आकार है वो देखते हैं, उसकी दिशा देखते हैं कि नॉर्थ फेस है तो अच्छा है, ईस्ट फेस है तो अच्छा है, साउथ फेस बेकार है। सिर्फ लोग बाग ज्यादातर इसी चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो लोग भूमि परीक्षण पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो आप उसमें सबसे पहले भूमि परीक्षण जरूर करें। जो भूमि परीक्षण है उसकी जो विधि है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो भी प्लॉट आप लेने जा रहे हैं वहां पे सबसे पहले आप उसको नीचे खन के देखें तो कहीं उसमें आपको हड्डी तो नहीं मिल रही है, या कोई जली हुई लकड़ी हो, या तो घास फूस मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो कि काफी जली हुई हो, काफी काली हो। तो अगर वहां पे बामियां हो या बड़े बड़े छिद्र हो तो ऐसी जगह नहीं लेनी चाहिए। कई बार जगह खनने पे कुछ भस्म टाइप की, कुछ राख टाइप की भी चीजें दिखाई देती हैं, तो वो भी जगह कभी भी भूल के नहीं लेनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि और इसका भूमि परीक्षण करने का तरीका क्या है। तो भूमि परीक्षण करने के लिए सबसे पहले जो मालिक है, जो मुखिया है, जो भी व्यक्ति भूमि खरीदने जा रहा है, तो उसके जो हाथ है, तो एक हाथ के बराबर लंबाई चौड़ाई
और 1 हाथ की गहराई के बराबर उसकी मिट्टी को उसको निकालें वहां से, और फिर उस मिट्टी को निकालने के बाद उसी मिट्टी को दोबारा उसमें आप डालें। अगर मिट्टी उसमें बच जाती है तो वह जगह वृद्धि कारक है, वहां पे मकान बनाना बहुत ही उत्तम रहेगा। जो भी उस जगह पे रहेगा वो काफी वृद्धि करेगा, काफी उसकी तरक्की होगी। अगर सारी मिट्टी डालने के बाद, जो मिट्टी आपने निकाली थी, अगर सारी मिट्टी डालने के बाद मिट्टी बराबर हो जाती है, ना तो घटती है ना तो बचती है, तो इस प्लॉट को मध्यम प्लॉट माना जाता है और तब भी आप इसको एक बार ले सकते हैं। अगर जो मिट्टी आपने निकाली है और वो मिट्टी पूरी डालने के बाद अगर मिट्टी घट जाती है तो वह जो प्लॉट है वो बहुत ही निकृष्ट प्लॉट माना जाता है और उस जगह को किसी हाल पे नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर उस प्लॉट को लेगा और उसमें रहेगा तो वो वृद्धि नहीं करेगा बल्कि वो घटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी है, उसकी सारी मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी उसमें घट गई है। अगर आप ऐसा प्लॉट अगर लेकर के उसे आप अगर वास्तु के हिसाब से बनाते भी हैं तब भी आप वास्तु का फायदा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन ही उत्थान कारक नहीं है। इसी तरह और भी विधियां हैं, जैसे अब जल पूर्ण विधि है, तो आप जो मुखिया हैं, जो मालिक हैं, जो उस प्लॉट को लेना चाहते हैं, तो उनके हाथ के बराबर लंबाई चौड़ाई और गहराई के बराबर आप उसमें गड्ढा करें और शाम के समय उसमें पूरा पानी भर दें। और सुबह जब उठ करके आप उसमें देखें, अगर उसमें पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वह जगह आपके लिए वृद्धि कारक है और आपके लिए जगह अच्छी है। अगर मान लीजिए उसका पानी सूख जाता है, हल्का सा कीचड़ बचा हुआ है, तब भी वो जगह आपके लिए ठीक मानी जाती है, उसको मध्यम बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि पानी कीचड़ सूख गया है और उसमें एक दरार सी आ गई है, दरार मतलब फटी फटी दरारें आ गई हैं, तो वह निकृष्ट प्लॉट माना गया है और उसमें किसी प्रकार से घर नहीं बनाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर मकान बनाएगा वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की और भी विधियां हैं, जैसे पुष्प विधि है और ज्योति विधि है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं। तो इसी तरह के 4 आप वहां पे दीप जला करके, ज्योत जला करके आप रख दें और सुबह जो जिस रंग का ज्योत आपको जलता दिखाई दे तो उसी वर्ण के व्यक्ति के लिए वह जमीन शुभ मानी गई है। तो दोस्तों, ये रही भूमि परीक्षण से संबंधित जानकारी आज मैंने आपको दी। वास्तु टिप्स में मैं आपको और भी इसके प्लाटों से संबंधित और भी आपको मैं जानकारी दूंगा जिसमें आप अच्छे प्लॉट का चयन कर सकें। अगर आप मेरा अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला एपिसोड आसानी से देखने को मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के वास्तु टिप्स में भूमि परीक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। लोग ज्यादातर क्या होता है कि वो जो प्लॉट का आकार है वो देखते हैं, उसकी दिशा देखते हैं कि नॉर्थ फेस है तो अच्छा है, ईस्ट फेस है तो अच्छा है, साउथ फेस बेकार है। सिर्फ लोग बाग ज्यादातर इसी चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो लोग भूमि परीक्षण पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो आप उसमें सबसे पहले भूमि परीक्षण जरूर करें। जो भूमि परीक्षण है उसकी जो विधि है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो भी प्लॉट आप लेने जा रहे हैं वहां पे सबसे पहले आप उसको नीचे खन के देखें तो कहीं उसमें आपको हड्डी तो नहीं मिल रही है, या कोई जली हुई लकड़ी हो, या तो घास फूस मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो कि काफी जली हुई हो, काफी काली हो। तो अगर वहां पे बामियां हो या बड़े बड़े छिद्र हो तो ऐसी जगह नहीं लेनी चाहिए। कई बार जगह खनने पे कुछ भस्म टाइप की, कुछ राख टाइप की भी चीजें दिखाई देती हैं, तो वो भी जगह कभी भी भूल के नहीं लेनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि और इसका भूमि परीक्षण करने का तरीका क्या है। तो भूमि परीक्षण करने के लिए सबसे पहले जो मालिक है, जो मुखिया है, जो भी व्यक्ति
भूमि खरीदने जा रहा है तो उसके जो हाथ है, एक हाथ के बराबर लंबाई चौड़ाई और एक हाथ की गहराई के बराबर उसकी मिट्टी को उसको निकालें वहां से, और फिर उस मिट्टी को निकालने के बाद उसी मिट्टी को दोबारा उसमें आप डालें। अगर मिट्टी उसमें बच जाती है तो वह जगह वृद्धि कारक है, वहां पे मकान बनाना बहुत ही उत्तम रहेगा। जो भी उस जगह पे रहेगा वो काफी वृद्धि करेगा, काफी उसकी तरक्की होगी। अगर सारी मिट्टी डालने के बाद, जो मिट्टी आपने निकाली थी, अगर सारी मिट्टी डालने के बाद मिट्टी बराबर हो जाती है, ना तो घटती है ना तो बचती है, तो इस प्लॉट को मध्यम प्लॉट माना जाता है और तब भी आप इसको एक बार ले सकते हैं। अगर जो मिट्टी आपने निकाली है और वो मिट्टी पूरी डालने के बाद अगर मिट्टी घट जाती है तो वह जो प्लॉट है वो बहुत ही निकृष्ट प्लॉट माना जाता है और उस जगह को किसी हाल पे नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर उस प्लॉट को लेगा और उसमें रहेगा तो वो वृद्धि नहीं करेगा बल्कि वो घटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी है, उसकी सारी मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी उसमें घट गई है। अगर आप ऐसा प्लॉट अगर लेकर के उसे आप अगर वास्तु के हिसाब से बनाते भी हैं तब भी आप वास्तु का फायदा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन ही उत्थान कारक नहीं है। इसी तरह और भी विधियां हैं, जैसे अब जल पूर्ण विधि है, तो आप जो मुखिया हैं, जो मालिक हैं, जो उस प्लॉट को लेना चाहते हैं, तो उनके हाथ के बराबर लंबाई चौड़ाई और गहराई के बराबर आप उसमें गड्ढा करें और शाम के समय उसमें पूरा पानी भर दें। और सुबह जब उठ करके आप उसमें देखें, अगर उसमें पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वह जगह आपके लिए वृद्धि कारक है और आपके लिए जगह अच्छी है। अगर मान लीजिए उसका पानी सूख जाता है, हल्का सा कीचड़ बचा हुआ है, तब भी वो जगह आपके लिए ठीक मानी जाती है, उसको मध्यम बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि पानी कीचड़ सूख गया है और उसमें एक दरार सी आ गई है, दरार मतलब फटी फटी दरारें आ गई हैं, तो वह निकृष्ट प्लॉट माना गया है और उसमें किसी प्रकार से घर नहीं बनाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर मकान बनाएगा वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की और भी विधियां हैं, जैसे पुष्प विधि है और ज्योति विधि है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं। तो इसी तरह के 4 आप वहां पे दीप जला करके, ज्योत जला करके आप रख दें और सुबह जो जिस रंग का ज्योत आपको जलता दिखाई दे तो उसी वर्ण के व्यक्ति के लिए वह जमीन शुभ मानी गई है। तो दोस्तों, ये रही भूमि परीक्षण से संबंधित जानकारी आज मैंने आपको दी। वास्तु टिप्स में मैं आपको और भी इसके प्लॉटों से संबंधित और भी आपको मैं जानकारी दूंगा जिसमें आप अच्छे प्लॉट का चयन कर सकें। अगर आप मेरा अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला एपिसोड आसानी से देखने को मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजा चित्रकूटी। आज मैं आपको वास्तु टिप्स में दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में अगर आपका हिस्सा कटा हुआ है घर का तो उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसका क्या उपाय होता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने पूरब उत्तर यानी ईशान कोण के कटे होने पे आपको बताया कि उससे क्या समस्याएं आती हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है। तो अब आपको मैं दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट के कटे होने पे क्या समस्याएं आती हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है। दरअसल दक्षिण पूर्व जो दिशा है इसे स्त्री अक्ष भी कहते हैं और इसका जो मालिक होता है वो शुक्र होता है। आग्नेय कोण जो है खाना बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है। यहाँ पे किचन होना सबसे शुभ माना गया है। ये अग्नि की दिशा है, यहाँ पे अग्नि का इस्तेमाल अगर हम जितना करते हैं उतना ही अच्छा होता है। लेकिन चूंकि आग्नेय कोण हमारा कटा हुआ है तो हम अग्नि के इस्तेमाल करने की जगह हमारे पास नहीं होती। तो चूंकि आग्नेय कोण स्त्री अक्ष है और शुक्र इसका मालिक है तो उस घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और खासकर जो जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है उन पे ज्यादा असर पड़ता है। और यहाँ इस घर में जो भी खाना बनेगा, क्योंकि खाना बनने की मेन जो आग्नेय कोण किचन की दिशा है वो कटी है, तो जो भी खाना बनेगा वो स्वादिष्ट नहीं होगा, वो पौष्टिक नहीं होगा,
उस घर में रहने वाले लोगों का मन अच्छा नहीं रहेगा, पेट भी खराब रहेगा। और ये कैश फ्लो का भी यहाँ पे हम देखते हैं तो कैश फ्लो की भी जो है ना दिक्कत रहेगी, पैसे का अभाव रहेगा। इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। खासकर सोसाइटियों में हमने देखा है कि ज्यादातर कोई न कोई हिस्सा कटा होता है, तो वहां पे इस तरह की बातें बहुत विशेष तौर पे देखने लायक होती हैं। तो अब आइए इसका हम समाधान बताते हैं। अगर आपका घर का साउथ ईस्ट का हिस्सा कटा हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जितना हिस्सा कटा हुआ है बाहर से आप देख लें, उसी हिसाब से आप अंदर उसी साइज का शीशा लगाएं कि उतनी ही चीजें आपको अंदर से दिखाई दें। और एक वहां पे लाल रंग का बल्ब लगाएं जो कि जलता रहे, और एक आपको वहां पे शुक्रवार के दिन लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही अग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में कटे होने पे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसका क्या समाधान है। मेरे अगले वीडियो में आपको दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में अगर आपका घर कटा हुआ है तो उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसका क्या समाधान होगा। अगर आप मेरा अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजे चित्रकूटी। वास्तु टिप्स में मैंने आपको जो हमारे पिछले वीडियो आए हैं उनमें मैंने आपको ईशान कोण में और अग्नेय कोण में कट होने से किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और उसका क्या समाधान होगा वो मैंने बताया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नैऋत्य कोण में कट होने से किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और इसका क्या समाधान होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट का कोना है, ये पृथ्वी तत्व की जगह होती है और इस जगह का जो स्वामी होता है वो राहु होता है। यह यहाँ पे वास्तु पुरुष का पैर होता है, इसके जस्ट अपोजिट यानी ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है और नैऋत्य कोण जो है ये पैर की जगह होती है। ग्रहों में राहु सबसे हल्का ग्रह है क्योंकि एक छाया ग्रह है, और बृहस्पति जस्ट इसके अपोजिट जो है वो सबसे वजनी ग्रह होता है। तो इसका बैलेंस करने के लिए नैऋत्य कोण को काफी वजनी किया जाता है। जब भी वास्तु के हिसाब से कोई मकान बनाया जाता है तो साउथ वेस्ट के कोने को काफी वजनी किया जाता है और इसको ऊंचा किया जाता है ताकि इस घर में रहने वाले लोग सुख और शांति से रह सकें। जब भी किसी का नैऋत्य कोण कटा होता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल क्योंकि नैऋत्य कोण जो है ये घर की मुखिया की दिशा है। नैऋत्य कोण में जो भी व्यक्ति रहता है उसकी पूरे घर में चलती है। घर में हर व्यक्ति उसकी बात को मानते हैं और उस व्यक्ति का घर पे नियंत्रण रहता है। अगर कई बार हमने देखा है कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, वो सिर्फ अपनी ही मन की चला रहा है और किसी की सुन ही नहीं रहा है, हमें उसकी बात माननी पड़ती है, हमें उसकी बात सुननी पड़ती है। तो कई बार हमने जाके देखा है तो जो बच्चे का जो बेडरूम है उन्होंने नैऋत्य कोण में बना रखा है। तो नैऋत्य कोण में अगर किसी का भी बेडरूम होता है तो वो व्यक्ति किसी की नहीं मानता, उसकी सबको माननी पड़ती है। तो हमने नैऋत्य कोण से बच्चे का बेडरूम हटाया तो देखा कि वो बच्चा उनकी बात मानने लगा और वहां पे मुखिया का रूम करा दिया था। तो नैऋत्य कोण जो है घर के मुखिया का रूम होता है। अगर किसी का नैऋत्य कोण कटा हुआ होता है तो उसे शत्रु भय होता है, शत्रु उसे बहुत परेशान करते हैं। जीवन में उसकी लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, मन से हताश हो जाते हैं ऐसे लोग, उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत थक हार जाते हैं। व्यापार में भी घाटा होता है, अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी दिक्कत आती है। रिलेशनशिप का, चूंकि ये जगह रिलेशनशिप का भी है, स्किल का है, फैमिली का है, तो रिलेशन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। इन चीजों में समस्याएं आती हैं। रिश्तेदार हैं और मित्र यार हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ है तो अब इसका आपको मैं समाधान बताने जा रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति का नैऋत्य कोण कटा हुआ है और उन्हें इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो वहां पे एक आपको लुकिंग मिरर लगाना चाहिए। सिर्फ उतनी साइज का लगाएं जितना बाहर कटा हुआ है।
अंदर से उतना ही दिखाई दे, ताकि नैऋत्य कोण ज़्यादा बढ़ ना जाए। नैऋत्य कोण के बढ़ने से भी दिक्कतें आती हैं, तो उसको बढ़ना नहीं चाहिए। और आपको यहाँ पे एक राहु यंत्र लगाना चाहिए। राहु यंत्र शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जाप करके फिर लगाना चाहिए। क्योंकि एक पृथ्वी तत्व की जगह है, तो यहाँ पे लाइट पीले रंग का आप पेंट करा दें। और एक यहाँ पे ब्रास का ईगल भी रख सकते हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको जो भी ये दिक्कतें आ रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, आपको उसमें काफी आराम मिल जाएगा। अगर आपका व्यापार में आपको समस्याएं आ रही थी, उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। अगर नौकरी में दिक्कत आ रही थी तो उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। अगर आपको फैमिली में और आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में अगर आपके रिलेशन खराब थे, तो आप देखेंगे आपके रिलेशन पहले से अब ठीक होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि नैऋत्य कोण में कट होने से क्या दिक्कतें आती हैं और उसका क्या समाधान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब मेरा अगला वीडियो वायव्य कोण में कट होने से किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसका क्या समाधान होगा, उस बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। वास्तु टिप्स में मैंने आपको जो पिछले मेरी वीडियो बने हैं, उनमें मैंने आपको ईशान कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण के कटे होने से किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसका क्या समाधान होगा, वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में आपको वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट के कटे होने से किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसका क्या समाधान होगा, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका घर हो, अगर कहीं का भी वायव्य कोण अगर कटा हुआ है तो आपको बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल यह स्त्री अक्ष है और इस जगह का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का भी कारक है और चंद्रमा से हम दवाइयों का विचार करते हैं। चंद्र ग्रह से हम लिक्विड मनी का भी विचार करते हैं। तो जब भी किसी भी घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में या दुकान में कहीं भी अगर आपका वायव्य कोण कटा हुआ है तो वहां पे लिक्विड मनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यह जगह सपोर्ट का भी है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है ये सपोर्ट का एक सपोर्ट, चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे बैंक सपोर्ट हो, फाइनेंस सपोर्ट हो, मित्रों का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो, उसका विचार नॉर्थ वेस्ट से ही करते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट की दिशा हमारी कटी हुई है तो सपोर्ट में भी दिक्कत आती है, बल्कि लोग सपोर्ट ना करके आपको प्रॉब्लम जरूर देंगे। अगर आपके ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो आपका जो ऑफिस का स्टाफ है वो एक दूसरे का सहयोग न करके एक दूसरे की चुगलियां करते मिलेंगे, आपको एक दूसरे को परेशान करते हुए मिलेंगे। वो एक दूसरे की कोई बात ही नहीं मानेगा, मतलब किसी प्रकार से कोई किसी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा। अगर आपके मकान का, जिस घर में आप रहते हैं, अगर उस जगह का नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो आपको मानसिक अशांति रहेगी। आपके घर में दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा और आपको फाइनेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लिक्विड मनी की आपके पास बहुत समस्या होगी और आप पे ब्लेम भी लगेगा। आप पे पुलिस कार्रवाई होने का भी काफी भय बना रहता है और पुलिस कार्रवाई होती भी है। और आपके चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र, कोई भी हो एक्सवाइजेड, आपको कोई सपोर्ट करता हुआ दिखाई यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि सपोर्ट की दिशा आपकी कटी हुई है। उस घर में जो भी रहेगा वहां उसको दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, बीमारियां ज्यादा आएंगी। चंद्रमा माता का कारक है तो माता को भी काफी तकलीफ मिलेगी, माता को भी काफी कष्ट में रहेंगी, माता को भी हमेशा ज्यादातर बीमारी रहेंगी, वो भी काफी मानसिक अशांत रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके कटा है तो माता की आयु भी कम होती है, क्योंकि चंद्रमा की दिशा आपकी कट गई है। तो वायव्य कोण के कटे होने से इस तरह की समस्याओं को आपको झेलना पड़ता है। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि हमें इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाए और हमें काफी शांति मिल जाए, मन मेरा शांत हो जाए और जो भी दिक्कतें हैं वो अगर सॉल्व हो जाएं, तो उसके लिए आपको वायव्य कोण में जो हिस्सा आपका कटा हुआ है वहां पे आपको एक शीशा लगाना चाहिए। उतने हिस्से में अंदर शीशा लगाएं जितना बाहर कटा हुआ है उतना ही दिखाई दे। और यहाँ पे आपको एक चंद्रमा की फोटो लगानी चाहिए सोमवार के दिन, और आपको यहाँ पे एक चंद्र यंत्र लगाना चाहिए। चंद्र यंत्र आपको सोमवार के दिन लगाना चाहिए, और सोमवार वो भी शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आता है उसमें आपको लगाना चाहिए। और यंत्र लगाने से पहले यंत्र को धूप दीप करके और एक माला ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके फिर लगाएं। तो इससे उस घर में जो भी रहेगा उन्हें लोगों को सपोर्ट मिलने लगेगा। अगर किसी पे पुलिस कार्रवाई हो रही है तो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। लिक्विड मनी की जो प्रॉब्लम आपको चल रही थी उसमें भी काफी आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऑफिस में भी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो वहां भी जो स्टाफ है वो ढंग से काम करेगा, एक दूसरे की चुगलियां करने में ही नहीं लगा रहेगा। तो दोस्तों, ये रही वायव्य कोण से संबंधित जानकारी। अगर ये दिशा कटी है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसके क्या उपाय होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और भी लोग उठा सकें। अब अगला वीडियो मेरा दिशाओं पे बनेगा। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, जो दिशाएं हैं, तो किसी भी दिशा में हमें कहाँ पे गेट रखना है, कहाँ पे गेट नहीं रखना है। क्योंकि हर दिशाओं में, यानी कि पूरब, अगर आप पूरब फेस अगर आपका मकान है तो उसमें सारे जगह आपके गेट के लिए सही नहीं है। उसमें कुछ जगह अच्छी हैं, कुछ जगह खराब होती हैं। तो कौन से दिशा में हमें कहाँ पे गेट रखना है उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अगले वीडियो का भी आप लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों का सन 2022 कैसा रहेगा। उसे कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अंदर से काफी समझदार होते हैं। बौद्धिक स्तर का काफी अच्छा रहता है। पढ़ाई लिखाई में ये लोग काफी होशियार होते हैं। किसी भी बात को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार अगर किसी काम को समझ लेते हैं फिर उसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनको बाहर से, दूर के स्थान से, विदेश से या अपने जन्म स्थान से दूर से इन्हें ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं इनका सन 2022 कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सन 2022 इनका अभी शुरू का जो स्टार्टिंग का समय रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इनका मार्च तक का समय जो है वो थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा। थोड़ा सेहत के दृष्टिकोण से भी समय कमजोर रहेगा। ये जो भी काम करेंगे इन्हें काम करने में अड़चन आएंगी, दिक्कतें आएंगी, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दें, और काम धाम जो इनके रुक रहे हैं वो मार्च के बाद धीरे धीरे वो काम बनने इनके शुरू हो जाएंगे। तो मार्च तक का थोड़ा पेशेंस रखें। उसके बाद ये किसी भी काम को चाहेंगे तो उसमें धीरे धीरे इनको मतलब रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इनकी जैसे नौकरी की दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई अगर व्यापार की समस्या है, व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, तो अप्रैल से आपके धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 7.5 भी है तो कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनेगा। थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा संघर्ष करके फिर जाके आपके काम बनेंगे। अप्रैल से जो आपके रुके हुए काम तो बनेंगे ही। जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, जिनके विवाह में दिक्कत आ रही थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके जो विवाह में अड़चन आ रही थी तो उस अड़चन खत्म हो रही है। अप्रैल से उनके विवाह का संयोग खुल रहा है। इसके बाद इनके रिश्ते भी हो सकते हैं और इनका विवाह भी हो सकता है। इनका जुलाई अगस्त का समय रहेगा वो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। इस समय कोई व्यक्ति आप पे विश्वासघात भी कर सकता है। आप किसी पे भरोसा ना करें, किसी की कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर मत लें। अगर कोई जिम्मेवारी आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो किसी की भी आप जिम्मेवारी लेने से बचें, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है।
नवंबर और दिसंबर जो समय रहेगा ये आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। इस समय आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनेंगे और जो अड़चने आ रही थी वो आपकी इस समय ठीक हो जाएंगी। लेकिन अड़चने ठीक तो होंगी, लेकिन जो भी आप काम करेंगे, चूंकि 7.5 ही है, तो आपको जो भी होगा वो काफी मेहनत मशक्कत के बाद ही आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी अड़चन आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, आपको डेली एक माला महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और ओम सत शनिश्चराय नमः का डेली एक माला जाप ये भी करना चाहिए। अगर ये दोनों को अगर आप करते रहेंगे तो जो भी आपको 2022 में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो आपको काम से संबंधित है, नौकरी है या व्यवसाय है, जो भी आपको अड़चने आ रही हैं, इसमें आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। अब आपको कुछ रत्न बता देते हैं। कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं, अगर उन्हें सेहत संबंधित दिक्कत काफी टाइम से चल रही है, अगर उनकी सेहत नहीं ठीक हो पा रही है, तो 7.25 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में चांदी में ओम सत शनिश्चराय नमः का एक माला जाप करते हुए शनिवार को आप धारण करें तो आपको सेहत संबंधित काफी लाभ प्राप्त होगा। कहीं ना पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कत आ रही है, या उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 7.25 रत्ती का पन्ना सबसे छोटी वाली उंगली में चांदी में ओम मुधाय नमः का एक माला जाप करके पहने, तो इससे पढ़ाई लिखाई संबंधित आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपके भाग्य में अड़चन आ रही है, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आपको 7.25 रत्ती का उपल फर्स्ट फिंगर में चांदी में शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः का एक माला का जाप करके पहने, जिससे जो भाग्य में आपकी अड़चन आ रही है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपको काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे आपका इसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही कुंभ राशि वालों की सन 2022 की जानकारी। अब अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मीन राशि पे होगा। अगर आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजे चित्रकूटी। आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों का सन 2022 कैसा जाएगा। दरअसल जो तुला राशि के व्यक्ति हैं, इनका बौद्धिक स्तर काफी अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में ये काफी होशियार होते हैं, ये न्यायप्रिय होते हैं, न तो ये गलत बात करते हैं न गलत बात बर्दाश्त करते हैं। ये थोड़ा बहुत भी बीमार होने पे अपने आप को ज्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं कि मैं ज्यादा बीमार हो गया। अब आइए जानते हैं कि सन 2022 में तुला राशि वालों का समय कैसा रहेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय रहेगा, इनकी लाभ की स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं। इस समय आप जो भी काम पहले से करते आ रहे हैं, तो आपका जो लाभ का समय है इस समय ठीक है, आपको काफी लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जो नौकरी पेशे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका भी समय सामान्य चल रहा है। वो जहां भी जैसे हैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और जो भी कर रहे हैं उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी। मार्च के बाद समय जो है ये थोड़ा 2 महीने के लिए, अप्रैल और मई का समय थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा। इस समय आपको मानसिक थोड़ा सा तनाव होगा, कुछ गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको कोई ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। आप पे कोई जो शत्रु है काफी टाइम से आपसे शत्रुता रख रहे हैं, तो इस समय वो आपसे मित्रता का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपकी उनसे मैत्री भी हो जाए और पुराने जो आपके दुश्मनी के जो मन में जो भाव थे वो खत्म हो जाए और एक अच्छा सौहार्द भी स्थापित हो सकता है। आपका जो बीमारियां चल रही थी पहले से, जो आपके रोग चल रहे थे, इस समय उनका इलाज मिल जाएगा और अप्रैल और मई में उनकी सही जानकारी मिल जाएगी और आपको अच्छा खासा स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। जून और जुलाई का समय है, ये आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति काफी टाइम से व्यापार में अगर उनको कोई दिक्कत फील हो रही थी, कोई समस्या फील हो रही थी, तो इस समय उनको काफी लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि इनका पहले भी जनवरी से मार्च तक का भी समय काफी अच्छा है, इस टाइम भी लाभ की स्थितियां थी, लेकिन आपका ये इस समय भी आपको काफी लाभ की स्थितियां बन रही हैं। अगर कोई काम आपका अटक रहा था, कोई अड़चन आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी,
तो आपको वो दिक्कतें आपकी खत्म हो रही हैं और आपको काफी लाभ होने वाला है। अगस्त से लेकर जो अक्टूबर तक का समय है आपका, इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। आपको थोड़ा सेहत को लेकर के आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं चोट वोट लग सकती है, कोई वाहन वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो आप इस समय काफी सावधानी बरतें, कहीं कि आपको एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। आपको इस समय किसी की कोई जमानत अगर के लिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आपको उसकी जमानत नहीं देनी है, नहीं तो आप जो है इस समय काफी परेशान हो जाएंगे और आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। जो नवंबर दिसंबर का समय है, ये आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर जिनका कोई काम काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी को कोई दिक्कत हो रही थी, इस समय उनके रिश्ते की बात चलेगी। इस समय आपका रिश्ता हो सकता है, आपका इस समय विवाह भी हो सकता है। और जिनको काफी समय से नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर इस समय वो नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो उस समय इनको नौकरी भी मिल जाएगी और इनका सब कुछ आगे अच्छा हो जाएगा। अब आइए बताते हैं कि तुला राशि वालों का क्या उपाय है, इन्हें क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप सेहत लाभ चाहते हैं, अगर आपको सेहत में कोई दिक्कत रहती है, तो आपको 7.25 रत्ती का ओपल पहली उंगली में, चांदी में, शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः का एक माला जाप करते हुए पहन लेना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, या आप प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कोई खरीदना चाह रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको 6.25 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में, चांदी में, शनिवार के दिन ओम शनैश्चराय नमः का एक माला का जाप करते हुए पहनना चाहिए। अगर आपके भाग्य में कोई अड़चन आ रही है कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपका काम कुछ टाइम चलता है फिर बंद हो जाता है, आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में कुछ दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद आपकी नौकरी छूट जाती है, तो अगर इस तरह की आपको अड़चनें आ रही हैं तो आपको 7.25 रत्ती का पढ़ना सबसे छोटी उंगली में, चांदी में, बुधवार के दिन ओम शुक्राय नमः का एक माला जाप करते हुए पहन लेना चाहिए। दोस्तों, ये रही तुला राशि की सन 2022 की जानकारी। अगर आप वृश्चिक राशि की भी जानकारी चाहते हैं तो जो मेरा अगला वीडियो है वो वृश्चिक राशि पे होगा। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो भी देखने में सहूलियत प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पितरों की फोटो कहां लगाना चाहिए। दरअसल लोगों के पास जानकारी का अभाव होने की वजह से कुछ लोग ईस्ट की दीवार पे लगा देते हैं, कुछ लोग नॉर्थ की दीवार पे लगा देते हैं, कुछ लोग वेस्ट की दीवार पे लगा देते हैं और कुछ लोग साउथ की वॉल पे लगा देते हैं। लोगों को चूँकि पता होता नहीं है, उनको शायद ये भी नहीं पता होता कि आखिर हम इनके अलग अलग डायरेक्शन में लगाने से इसका क्या परिणाम होता है, इसमें क्या एनर्जी इफेक्ट होती है, इसके एनर्जी का क्या महत्व है। तो चूँकि लोगों के पास जानकारी का अभाव होने की वजह से लोग कहीं भी अपने घरों में पितरों की फ़ोटो लगा देते हैं। दरअसल हमने कई बार ये भी देखा है कि लोगों ने मतलब हर रूम में पितरों की फ़ोटो लगा रखी है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब घर में सिर्फ एक ही पितरों की फ़ोटो लगानी चाहिए। बहुत से लोग डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए। तो दरअसल उस डायरेक्शन को आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में समझाने जा रहा हूँ। तो कभी भी उत्तर या पूरब के दीवार पे पितरों की फ़ोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पूरब या उत्तर की दीवार पे पितरों की फ़ोटो लगाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको तनाव का भी सामना करना पड़ेगा और आपको के ऊपर उलझने भी आएंगी। क्योंकि उत्तर और पूरब की दीवार पे जब आप पितरों की फ़ोटो लगाते हैं तो वहाँ की ये एनर्जी को ये प्रभावित करता है। क्योंकि उत्तर हमारा प्रॉस्पेरिटी का एरिया है, ईस्ट हमारा आगे बढ़ने का एरिया है, सामाजिकता का एरिया है। तो चूँकि हमें कभी भी उत्तर पूरब में पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। हमें पितरों की फ़ोटो लगानी कहाँ चाहिए? पितरों की फ़ोटो हमें साउथ की डायरेक्शन में लगानी चाहिए। क्योंकि जो साउथ की डायरेक्शन है
वो काल की दिशा है, और जो व्यक्ति ऑलरेडी काल के पास पहुंच चुके हैं तो हमें उन्हीं के डायरेक्शन में पितरों की फ़ोटो को लगाना चाहिए। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि साउथ की वॉल पे आप पितरों की फ़ोटो लगाइए। अब मान लीजिए वो आपका जो साउथ की जो वॉल है, आपका अगर नॉर्थ वाला हिस्सा है, क्योंकि घर में कई डायरेक्शन है ना, एक रूम नॉर्थ में है, एक रूम ईस्ट में है, एक रूम वेस्ट में है और एक रूम साउथ में है। तो बहुत से लोग कहते हैं साउथ की सिर्फ वॉल पे लगा दीजिए, इससे काम नहीं चलता। हमें घर का जो साउथ का डायरेक्शन है, उस साउथ के डायरेक्शन में जो हमारा रूम है, उस रूम के साउथ में हमें लगाना चाहिए। लोग तो किसी भी रूम के साउथ में लगा देते हैं, जबकि ये बात इतने से पूरी नहीं होती। हमें जो साउथ का हिस्सा है हमारे घर का, उस साउथ के हिस्से के फिर साउथ की वॉल पे हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि आखिर पितरों की तस्वीर हमें कहाँ लगाना चाहिए, और अगले वीडियो में आपको मैं फिर कुछ नई जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकुटी। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का सन 2022 कैसा रहेगा। दरअसल जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये लेखन के भी काफी शौकीन होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी क्या होती है कि ये कई बार डिसीजन लेने में इनको कई बार दिक्कत होती है। कई बार किसी भी चीज में डिसीजन लेने से पहले इनको काफी कंफ्यूजन होती है कि ये करें कि वो करें क्या करें, ऐसी स्थिति इनके मन में आती है। और इनका जो स्वभाव है उसमें भी काफी चिड़चिड़ापन होता है। कई बार ये बहुत चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इनके इस आदत से कई बार परेशान हो जाते हैं। और ये अपनी लाइफ में अगर अचीवमेंट चाहते हैं तो कभी भी किसी भी काम को करने से पहले अगर किसी की सलाह ले लेते हैं तो इनको काफी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि खुद के लिए गए डिसीजन इनके लिए कई बार बेहतर नहीं होते। इन्हें किसी के अंडर में रह के या किसी के सलाह से काम करने में इनको काफी सफलता हासिल होती है। मिथुन राशि वालों का जो समय है जनवरी, फरवरी और मार्च का समय इनके लिए काफी बेहतर रहेगा। इस समय इनकी राशि में उन्नत के योग हैं और ये जो भी करना चाहते हैं इनको सफलता प्राप्त होगी। चाहे व्यापार की लाइन में हो, चाहे नौकरी की लाइन में हो, चाहे कोई भी लाइन हो, इनको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी की मैरिज वगैरह नहीं हो रही थी तो इस समय इनके मैरिज होने के भी योग हैं। लेकिन मंगल थोड़ा सा इनका खराब होने की वजह से ये 26 फरवरी से और 7 अप्रैल के बीच में जो समय है, इस बीच में तो कहीं चोट वगैरह या कोई ऑपरेशन वगैरह होने की स्थितियां बन सकती हैं। तो कृपया अगर आप गाड़ी वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें। आपको मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान आपको 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में जितने भी मंगलवार आए आपको करना चाहिए। इससे जो आपको रोग और चोट की स्थितियां बनती हैं तो उसमें आपको जो काफी आराम मिल जाएगा। इनका जो 7 अप्रैल के बाद का समय है वो थोड़ा सा कुछ कमजोर होगा और 13 अप्रैल से और दिक्कत का समय शुरू हो जाएगा। इस बीच आप अपने आप में हीन भावना का शिकार होंगे और जो भी आपकी परिस्थितियां पहले ठीक चलती आ रही थी, इसमें कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगता दिखाई देगा। आपके अपने आप पे उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे और आप पे ब्लेम भी लगाएंगे, जिससे आप काफी परेशान भी हो जाएंगे। तो आपको बृहस्पति का ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का डेली एक माला जाप करना चाहिए। इसको जाप करने के बाद जो भी आपके दिक्कतें दिख रही हैं, जो भी परेशानियां दिख रही हैं, इसमें आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। मई जून से जो समय शुरू होगा, ये मई का और जून का समय आपके लिए कमजोर रहेगा। इस समय आपके ऊपर काफी मानसिक दबाव बनेगा। आपको इस टाइम हानि भी हो सकती है। तो आपको इस टाइम पे रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस टाइम आपको रिस्क को नहीं लेना चाहिए। जो काम आपका पहले से स्मूथली चलता आ रहा है उसी काम को आप चलने दें। आप चुपचाप इस समय को शांति से व्यतीत करें। अगस्त से लेके अक्टूबर तक का समय जो रहेगा, ये थोड़ा सा कुछ परिस्थितियों में सुधार आएगा। आपके गुजारे लायक स्थितियां बनेंगी। काम धाम आपका थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा। अगर आप नौकरी कहीं कर रहे हैं
तो वहाँ कहीं ना कहीं बॉस आप पे कृपा करना शुरू कर देगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जो दिक्कतें आ रही थी कहीं ना कहीं उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप मैरिज या विवाह के लिए आप इस टाइम अगर कोई संबंध ढूंढ रहे हैं तो आपको इस टाइम दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा विवाह जल्दी हो जाए तो आपको 11 गुरुवार आपको व्रत करना चाहिए। इसको करने के बाद आपको जो विवाह में अड़चन आ रही थी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको दोनों के लिए ये करना चाहिए। बाकी नवंबर दिसंबर का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस समय आपके नए नए अवसर मिलेंगे, आपको नए नए आपको चांस मिलेंगे, तो जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप सेहत में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आपको सवक्षरक्ति का पन्ना सबसे छोटी वाली उंगली में सोने में बुधवार के दिन ओम बुधाय नमः का एक माला जाप करके पहनना चाहिए। अगर आप संतान चाहते हैं या आप पढ़ाई में अगर विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आपको ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हुए ओपल आपको स्वासातत्ति का पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में वृद्धि हो, आपके काम में वृद्धि हो, तो आपको सवक्षरक्ति का नीलम ओम संसनश्चराय नमः का एक माला जाप करते हुए आपको पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही मिथुन राशि वालों की सन 2022 की भविष्यवाणी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजे चित्रकूटी। आइए आज जानते हैं कि वृष राशि वालों का सन 2022 कैसा रहेगा। सन 2022 वृष राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। दरअसल जो वृष राशि के लोग होते हैं ये काफी समझदार होते हैं। ये कभी भी किसी भी विषय पे ये कोई भी निर्णय कर लेते हैं तो काफी सोच समझ के लेते हैं। ये कभी भी किसी भी विषय पे कोई भी इनका जो निर्णय होता है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करते। ये काफी आराम से सोच समझ के किसी भी विषय पे ये निर्णय लेते हैं और ज्यादातर ये कामयाब भी होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी क्या है कि अगर किसी बात पे अगर ये अड़ गए तो उसकी एक जिद हो जाती है इनको। जब तक उसे ये कर नहीं लेते तो जो है पीछे नहीं हटते, जब तक उस काम को ये करना ले। वहां की वृष राशि के लोग काफी समझदार होते हैं और इनका सन 2022 है, इनका जो जनवरी और फरवरी का महीना रहेगा ये इनके सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा पारिवारिक तनाव भी रहेगा, परिवार में कुछ कलेश की स्थितियां भी बनेंगी। और ये इनका जो जनवरी से मार्च तक का या 13 अप्रैल तक का समय हम कहें तो इस बीच में अपने आप में कहीं ना कहीं ये हीन भावना के शिकार होंगे। अगर ये जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके जो बॉस हैं, जो उनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो इनके ऊपर अनायास का दबाव बनाएंगे, जिससे कई बार इनके मन में आएगा कि इस नौकरी को छोड़ ही क्यों ना दें, क्योंकि काफी तनाव महसूस होगा उसकी वजह से। लेकिन 13 अप्रैल के बाद इनको काफी रिलीफ महसूस होगा और इनका मन काफी अच्छा हो जाएगा। जो इनपे दबाव था, जो तनाव था, वो एकदम कम हो जाएगा। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार कर रहे हैं, तो उनका भी 13 अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं नुकसान की स्थितियां उनको दिखाई देंगी और नुकसान भी होता दिखाई मतलब हो रहा होगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद इनका जो नुकसान का समय है वो ठीक हो जाएगा और इनको काफी लाभ होगा। इस समय के बाद 13 अप्रैल के बाद इनको लाभ की स्थितियां बनेंगी। अभी इनको 13 अप्रैल तक का जो वृष राशि वालों का है वो समय अच्छा नहीं रहेगा। इसी बीच ये अपने सेहत का ध्यान दें और कोई भी काम है उसमें जल्दबाजी ना करें। अगर कोई बड़ा काम आप अगर करने जा रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो अगर आप 13 अप्रैल तक अगर आप रुक जाते हैं तो उसके बाद जो आप निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर 13 अप्रैल से पहले किसी काम को आप अगर करने जा रहे हैं या कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको अड़चन आएगी, आपको दिक्कत आएगी, कुछ उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब ये आपका जो जनवरी फरवरी का महीना रहेगा, इस बीच आपके किसी निकट रिलेटिव के या किसी के आपके परिवार में किसी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम में आपका शव यात्रा का भी योग बनता है और शोक संदेश मिलने का भी आपका योग है। 13 अप्रैल के बाद
जो आपका समय होगा ये काफ़ी बेहतर होगा। इस समय आपके कार्य में उन्नत होगी। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में तरक्की का योग दिख रहा है, आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, तो उनको व्यापार में काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाएगा और इस समय इनका फिर आगे बेहतर ही होता चला जाएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो 13 अप्रैल के बाद उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा है। जो परीक्षा दे इसके बाद जो परीक्षाएं होंगी उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी और इनका पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। जिनकी सेहत खराब चल रही थी उनको 13 अप्रैल के बाद उनकी सेहत में भी काफ़ी सुधार आ जाएगा, सेहत भी उनकी ठीक होने लगेगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके विवाह का भी योग बन जाएगा और उनकी शादी भी होगी। जिनके संतान नहीं हो रही थी, जो संतान के लिए काफी टाइम से परेशान थे, तो उनकी राशि में मतलब वृष राशि वालों को भी उनको संतान होने का अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद 13 अप्रैल के बाद उनके, चूंकि उनका बृहस्पति अब अच्छा हो रहा है, तो 13 अप्रैल के बाद वृष राशि वालों का समय हर प्रकार से अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे जो नौकरी पेशा हो, चाहे जो व्यापार कर रहे हो, अगर कोई विद्यार्थी है उसके लिए भी, अगर किसी को संतान नहीं हो रही थी उसके लिए भी, अगर कोई जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसके लिए भी, तो वृष राशि वालों का 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय है और फिर इनका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा। अब अगर किसी को संतान होने में काफी दिक्कत आ रही है, अगर उनकी वृष राशि है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तो उनको संतान के लिए एक 6.25 रत्ती का पन्ना सबसे छोटी उंगली में चांदी में बुधवार को ओम बुम बुधाय नमः का एक माला जाप करके पहन लेना चाहिए। तो इनको संतान प्राप्ति में जो दिक्कत आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। किसी को अगर सेहत में दिक्कत आ रही है तो उन्हें ओपल 7.25 रत्ती का फर्स्ट फिंगर में चांदी में शुक्रवार के दिन ओम शंख शुक्राय नमः का एक माला जाप करके अगर पहनते हैं तो आपके सेहत में काफी सुधार आएगा। अगर किसी को भाग्य में दिक्कत आ रही है, अगर उनका भाग्य खराब चल रहा है या उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो 5.25 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में चांदी में ओम शनैश्चराय नमः का एक माला जाप करके अगर आप पहनते हैं तो आपका भाग्य भी ठीक हो जाएगा और आपको जो काम से संबंधित दिक्कत आ रही है उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही वृष राशि वालों की सन 2022 की भविष्यवाणी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।